हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डीएनए रिप्लिकेशन। और डीएनए रिप्लिकेशन क्या होता है, तो ये अगर हम सोचे तो बहुत सिंपल है। एक डीएनए होता है, पेरेंट डीएनए जिसे हम कहेंगे, जो पहले से ही डीएनए मौजूद है, अगर वो अपने आप को दो नए डीएनए में कन्वर्ट कर देता है इस तरीके से, तो उसे हम डीएनए रिप्लिकेशन बोल सकते हैं। और वैसा ही होता है। और डीएनए रिप्लिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है वो भी हमें पता होना चाहिए। एज वी नो दैट कि सेल जो है ये डिवाइड होता है। सेल डिवाइड होता है, सेल डिवीजन की दो प्रोसेसेस है, मियोसिस एंड माइटोसिस। जब ये सेल डिवाइड होता है तो ये सेल एक सेल से दो सेल में कन्वर्ट होता है। फर्स्ट टाइम जब डिवीजन होता है सेल का, तो यहाँ पे एक सेल से दो सेल में कन्वर्जन होता है। और हर एक सेल को अपना अपना न्यूक्लियस मिल जाता है। जैसे ये एक सेल को अपना न्यूक्लियस मिला है, ये सेल को अपना एक न्यूक्लियस मिला है। अब होता क्या है, ये जो पुराना सेल है इसे हम पेरेंट सेल कहते हैं, और ये पेरेंट सेल के पास में उसका खुद का डीएनए मौजूद है। इट हैज हिज ओन डीएनए। और ये जो डीएनए है, अगर ये पेरेंट सेल ये वाले सेल को दे देता है, तो ये जो सेल नया बना है, क्योंकि दो नए सेल बने थे, तो एक जो नया सेल बना है वो उसके लिए तो डीएनए रहेगा ही नहीं, तो उसका जो न्यूक्लियस रहेगा वो खाली रहेगा, एम्प्टी रहेगा। इसीलिए डिवीजन के पहले, ये डिवीजन होने के पहले ही ये जो पेरेंट डीएनए है उसको और एक डीएनए बना लेना पड़ता है, ताकि जब डिवीजन हो तो दोनों सेल को प्रॉपर अमाउंट में डीएनए मिले, मतलब उसको भी डीएनए मिले और इसको भी। इसीलिए हमें डीएनए रिप्लिकेशन की जरूरत पड़ती है, हमारे सेल को डीएनए रिप्लिकेशन करने की जरूरत पड़ती है। ये सेल डिवीजन के पहले ही हो जाता है। सेल डिवीजन, कोई भी सेल डिवीजन शुरू होने से पहले सेल को प्रिपरेशन करना पड़ता है, और प्रिपरेशन वाले फेज को इंटरफेज कहते हैं। जो इंटरफेज होता है उस फेज में एक एस फेज नाम का है, एस फेज करके एक टाइम आता है, एस फेज वाला, सिंथेसाइज फेज ऐसा पूरा नाम है उसका। उस टाइम पे बनता है एक डीएनए से दो डीएनए, और वो क्यों जरूरी है वो तो मैंने बता दिया। देखिए, ये जो वीडियो है लंबी हो सकती है, क्योंकि मेरा मोटिव है कि आपको समझे अच्छे से, ना कि बस रिवीजन हो जाए। ये रिवीजन के लिए नहीं है, ये वीडियो है समझने के लिए व्हाट इज डीएनए रिप्लिकेशन। सो बढ़ते हैं आगे। अब जब डीएनए रिप्लिकेशन की बात आती है तो इसका मतलब होता है कि एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाना। सो यहाँ पे तीन प्रकार के डीएनए रिप्लिकेशन देखे गए। कहा कि तीन प्रकार से डीएनए रिप्लिकेशन पॉसिबल हो सकता है। तो ठीक है, देख लेते कौन कौन से तीन प्रकार हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है एक पुराना डीएनए, ओल्ड डीएनए जिसे हम कहते हैं, पेरेंट डीएनए भी आप कह सकते हैं। अब क्या होता है, ये पेरेंट डीएनए अपने पास कुछ नए डीएनए के स्ट्रैंड को बनाता है। अब नए डीएनए की स्ट्रैंड मैं ऑरेंज कलर के इसमें बनाता हूँ, लाइक दिस इज द न्यू स्ट्रैंड, ये नई स्ट्रैंड जो बनी है। इसके बाद क्या होता है कि ये एक फर्स्ट टाइप के हम बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसा हो गया कि पुराना डीएनए एज इट इज यहाँ पे रहा, मतलब पुराना डीएनए के दोनों भी स्ट्रैंड आपस में डबल हेलिक्स फॉर्म किए उन्होंने, और जो नए स्ट्रैंड बने थे उन्होंने आपस में डबल हेलिक्स फॉर्म किए। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि जो ओल्ड डीएनए था उसने अपने आप को कंप्लीटली कंजर्व कर दिया। जब उसका रिप्लिकेशन हुआ, ये जो ओल्ड डीएनए है उसका रिप्लिकेशन हुआ, तो उसने अपने आप को कंजर्व कर दिया, क्योंकि ये ओल्ड डीएनए बिल्कुल अभी यहाँ पे भी मौजूद है और एक नया डीएनए भी है। सो ओल्ड डीएनए अपने आप को कंजर्व कर लिया। कंजर्व मतलब अपने आप को बचा लेना या फिर यूज नहीं होने देना, ऐसा बोल सकते हैं। कंजर्व कर दिया इसने, इसलिए इस रिप्लिकेशन को कहते हैं कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन। सो इस प्रकार के रिप्लिकेशन को कहते हैं कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन। ये एक प्रकार हो जाता है। दूसरा प्रकार जो है वो कुछ इस प्रकार का है, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि एक ओल्ड डीएनए है, और ये ओल्ड डीएनए अपने पास में कुछ नई स्ट्रैंड बना रहा है डीएनए की, और वही डीएनए की स्ट्रैंड को अपन ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब अगर ऐसा हुआ कि एक ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड है और दूसरी अगर नई डीएनए स्ट्रैंड आ जाती है,
डबल हेलिक्स फॉर्म करने के लिए, क्योंकि डीएनए इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, एवरीबडी नोज दैट डबल हेलिक्स होता है डीएनए। तो अगर ऐसा हुआ कि आधी स्ट्रैंड पुराने डीएनए की है, पेरेंट डीएनए की है, और आधी स्ट्रैंड जो उसने नया बनाया वो डीएनए की है, तो इसका मतलब यहाँ पे दो डीएनए तो बने हैं, बट इनमें जो अरेंजमेंट तो कैसी है, आधा जो है ये ओल्ड डीएनए है और आधा न्यू डीएनए है। यहाँ पे भी ओल्ड आधा डीएनए है और आधा न्यू डीएनए है। ऐसा अगर होता है तो उसे कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो ओल्ड डीएनए है, पेरेंट डीएनए, उसने अपने आप को सिर्फ आधा %, 50% ही यहाँ पे उसने अपने को कंजर्व किया था। यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे 100% कंजर्व किया था, बट यहाँ पे ओनली 50% ही वो कंजर्व कर पाता है, मतलब सेमी, आधा मतलब सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ रिप्लिकेशन। इसमें क्या होता है, ये ओल्ड डीएनए ले लेते अपन। ये ओल्ड डीएनए यहाँ पे अपने पास में कुछ डबल हेलिक्स यहाँ पे नया स्ट्रैंड बनाता है डीएनए का, और अगर ऐसा हो गया, जैसे कि हमें पता है डीएनए डबल हेलिक्स है, बट अगर ऐसा हो गया कि ये जो डीएनए स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड में फ्रैगमेंट में आधे फ्रैगमेंट है पुराने डीएनए और आधे फ्रैगमेंट अगर नए डीएनए मॉलिक्यूल के फ्रैगमेंट रहते हैं, और इस तरीके की अगर स्ट्रैंड बनती है जिसमें आधा पुराना डीएनए का फ्रैगमेंट है और आधा जो है नया डीएनए का फ्रैगमेंट है, इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन मिक्सचर जिसे हम कह सकते हैं, पुराने और आधा, पुराने और नया, इस तरीके का। सो अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन है तो जिसमें हाफ पार्ट न्यू डीएनए का है और हाफ पोर्शन, हाफ फ्रैगमेंट्स ओल्ड डीएनए के हैं, अगर ऐसा बनता है तो इस प्रकार के रिप्लिकेशन को हम कहते हैं डिस्पर्सिव रिप्लिकेशन। डिस्पर्सिव रिप्लिकेशन कहते हैं। डिस्पर्सिव रिप्लिकेशन मतलब एक ऐसा रिप्लिकेशन जहां पे आधी जो स्ट्रैंड है वो न्यू फ्रैगमेंट से बनी है, न्यू डीएनए फ्रैगमेंट मॉलिक्यूल से बनी है, और वही स्ट्रैंड में ओल्ड डीएनए के भी फ्रैगमेंट्स अटैच्ड है। सो इस तरीके का अगर कलरफुल यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड बनता है, मतलब आधे नए वाले डीएनए फ्रैगमेंट्स और आधे पुराने वाले डीएनए फ्रैगमेंट्स, तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है उसे डिस्पर्सिव रिप्लिकेशन में कहा जाता है। अब आपको तीनों भी समझ में आ गए होंगे कि तीनों प्रकार के जो होते हैं, कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन और डिस्पर्सिव रिप्लिकेशन क्या होता है। अब यहाँ पे हमारे सेल्स में कौन सा रिप्लिकेशन होता है, ये क्वेश्चन आता है कि अगर हमें रिप्लिकेशन पढ़ना ही है तो कौन सा रिप्लिकेशन होता है। इंसानों में यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन होता है, यूकैरियोटिक में सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन होता है, और हमें आज वही पढ़ना है। आज हमें जो रिप्लिकेशन पढ़ रहे हैं अपन, डीएनए रिप्लिकेशन, उसमें हमें सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन पढ़ना है। इसका मतलब होता है कि जब एक डीएनए से दो नए डीएनए बनेंगे तो उसमें आधा % ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड रहेगा, आधा % न्यू डीएनए स्ट्रैंड रहेगा। अब पढ़ते हैं जो डीएनए है, जैसे मैंने बोला अभी हमें सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन पढ़ना है। सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन ये थ्योरेटिकल फॉर्म में वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था, और एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में मैसेल्सन एंड स्टैल ने बताया था। तो वॉटसन एंड क्रिक ने थ्योरेटिकली बताया कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। तो देखते हैं उनके स्टेप्स क्या बताया था उन्होंने। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म मतलब एक्चुअली क्या होता है जिससे यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन होगा। सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन का मैकेनिज्म। सो सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन में 50% स्ट्रैंड ओल्ड वाली रहती है और 50% न्यू वाली रहती है। तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए, डीएनए वगैरह बनाने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि डीएनए बनता किससे है। ये जो डीएनए स्ट्रैंड हम देखते हैं उसके अंदर एक्चुअली है क्या। अगर आप इसको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से अगर ठीक से देखो तो ये जो डीएनए स्ट्रैंड है वो मॉलिक्यूल से बनी है। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हैं जिसके कारण ये स्ट्रैंड बनी है, और वो मॉलिक्यूल को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड।
वो मॉलिक्यूल को अगर आप ठीक से देखोगे तो उसमें एक पेंटोस शुगर होती है, पेंटोस शुगर, यहाँ पे नाइट्रोजन बेसेस होते हैं और ये होता है फॉस्फोरस। इस तरीके का काफी सारे ऐसे मॉलिक्यूल अरेंज्ड होते हैं न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल, जिसमें सेम चीज होती है, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट। अब ये जो, जैसे कि मैंने बोला, ये जो स्ट्रैंड है ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को अरेंज करके बनाई जाती है। क्वेश्चन ये भी तो आता होगा कि ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे अटैच होता है। ये अटैच होता है एक बॉन्ड से, और ये बॉन्ड जो है शुगर मॉलिक्यूल और फॉस्फेट मॉलिक्यूल, ऊपर वाला जो न्यूक्लियोटाइड रहेगा उसका शुगर मॉलिक्यूल और नीचे वाला न्यूक्लियोटाइड रहेगा उसका फॉस्फेट मॉलिक्यूल, इससे इस तरीके से अटैच्ड होती है। ये बॉन्ड को कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, उसे कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। बड़ा ही सिंपल नाम है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में कंबाइन होके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो स्ट्रक्चर होती है डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल से बनती है और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच्ड होता है बाय विच बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये तो आपको समझ में आ गया कि अगर आपको डीएनए बनाना है तो आपको न्यूक्लियोटाइड लगेंगे। जैसे आपको अगर हार बनाना है, फूलों की माला बनानी है तो आपको फूल लगेंगे, वैसे डीएनए बनाना है तो आपको ये मॉलिक्यूल्स लगेंगे, और ये मॉलिक्यूल्स का नाम क्या है, न्यूक्लियोटाइड। नाउ ये जितनी भी प्रोसेस है डीएनए रिप्लिकेशन की, ये होती है सेल के न्यूक्लियस वाले पार्ट में। ये होती है सेल के न्यूक्लियस, सभी को पता है सेल होता है और सेल में बीच में एक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। सो ये न्यूक्लियस का जो ये एरिया होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। सो न्यूक्लियोप्लाज्म में यहाँ पे ऑलरेडी न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, बट ये न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल को अपन यूज नहीं कर सकते, ऐसे ही यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो इसीलिए मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन की सबसे पहली स्टेप जो होती है वो होती है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सो सबसे पहला स्टेप क्या है, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एक्टिवेशन करने की जरूरत क्यों पड़ती है? अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है, दिस न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में होता है। मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में होता है। बट हमें डीएनए बनाने के लिए ये जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें फॉस्फेट 3 चाहिए होते हैं। मतलब हमें ये जो न्यूक्लियोटाइड है कौन से फॉर्म में चाहिए होता है, ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। सो हमें डीएनए बनाने के लिए जो न्यूक्लियोटाइड चाहिए होंगे वो मोनोफॉस्फेट नहीं, वो ट्राइफॉस्फेट चाहिए होंगे। बट हमारे पास मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड अवेलेबल है। और कहाँ पे अवेलेबल है, न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में अवेलेबल है। ये मोनोफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट में कैसे कन्वर्ट होंगे? मोनो मतलब एक, और आपको 3 फॉस्फेट चाहिए तो आपको 2 फॉस्फेट का एडिशन करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको एक प्रोसेस करनी पड़ेगी, फॉस्फोराइलेशन, उसे कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट का एडिशन, फॉस्फो मतलब फॉस्फेट, एशन मतलब एडिशन। सो फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट के एडिशन की प्रोसेस को कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। और हमें कितने फॉस्फेट ऐड करने पड़ेंगे, 2 फॉस्फेट ऐड करने पड़ेंगे, जिसमें मोनोफॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ट्राइफॉस्फेट में। और इसी को ही हम बोलेंगे एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बट जैसे कि आपको पता है कि ये प्रोसेस जल्दी करने के लिए हमें कुछ कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे जो कैटलिस्ट होगा इसका नाम है फॉस्फोराइलेज एंजाइम। फॉस्फोराइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि फॉस्फोराइलेशन को स्पीड अप करता है, उसकी प्रोसेस को स्पीड अप करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके न्यूक्लियोटाइड कुछ इस तरीके के मौजूद है, DGMP मींस ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, और अगर वो फॉस्फोराइलेशन में जाता है तो वो हो जाता है DGTP मींस ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ग्वानिन, एडिनाइन, ये क्या है आप सभी को पता होना चाहिए, नाइट्रोजन बेसिस है और मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में होता है यहाँ पे मौजूद। मैंने अभी अभी आपको बताया
कि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में हो गए, और वो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में तब कन्वर्ट हो गए जब यहाँ पे होगा पहली प्रोसेस जिसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज द फर्स्ट प्रोसीजर जहाँ पे हमें इसको, ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड है वो मोनोफॉस्फेट में है, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है ट्राइफॉस्फेट में, और 2 फॉस्फेट ऐड करके ये एक्टिवेट होता है, और उस प्रोसेस को फॉस्फोराइलेज एंजाइम के मदद से किया जाता है। सो यहाँ पे इस तरीके का होगा, जैसे कि DAMP मीन्स एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, DATP, या फिर DCTP इस तरीके का, सॉरी DCMP इस तरीके का है, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, देन वो कन्वर्ट हो जाएगा DCTP में। अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या कहती है, सबसे पहले एक्टिवेशन तो हो गया, एक्टिवेशन के बाद में यहाँ पे सेकेंड प्रोसीजर होती है, उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पॉइंट ऑफ ओरिजिन इज अ सेकेंड स्टेप। पॉइंट ऑफ ओरिजिन को दूसरा नाम है, उसे कहते हैं इनिशिएशन पॉइंट। सो ये इनिशिएशन पॉइंट या पॉइंट ऑफ ओरिजिन में क्या होता है वो हमें देखना है। अभी देखो, ये जो, जैसे कि मान लेते हैं कि ये डीएनए है, डीएनए मॉलिक्यूल है, थोड़ा ठीक से बना लेते। सो दिस इज द डीएनए मॉलिक्यूल। वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि आपको समझना जरूरी है, पढ़ तो आप घर पे भी सकते हो। सो दिस इज द डीएनए स्ट्रक्चर, और ये काफी बड़ा डीएनए होता है, आपने देखा होगा डीएनए काफी बड़ा होता है। सो डीएनए जो है ये बहुत लंबा एक मॉलिक्यूल है, और इतने बड़े डीएनए में हमें कहाँ से शुरुआत करनी है वो पता करना पड़ता है। सो कहाँ से शुरुआत करनी है, कोई पॉइंट तो होगा जहां से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आपने, मान लेते, कंसिडर करते कि आपने बोला कि मैं यहां से रिप्लिकेशन की शुरुआत करूंगा, तो यहां पे ये जो आपने पॉइंट चुना है ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन, या फिर उसे हम इनिशिएशन पॉइंट कहते हैं। तो व्हाट इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन, व्हाट इज इनिशिएशन पॉइंट, मतलब एक ऐसे पॉइंट जहां से आप अपने रिप्लिकेशन की शुरुआत करना चाहते हो, एक ऐसा पॉइंट जहां से आप अपने डीएनए रिप्लिकेशन की शुरुआत करना चाहते हो। डीएनए काफी बड़ा है, आपको पॉइंट चूज करना ही पड़ेगा। सो लेट कंसिडर कि आपने यहां पे एक पॉइंट चूज कर लिया है। अब आपने सिर्फ इतना डीएनए यूज करना है। ये जो इतना डीएनए है इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल आपको सिर्फ ऊपर वाला इतना ही पोर्शन यूज करना है, क्योंकि ये पॉइंट के जो नीचे है वो पार्ट तो आपको यूज करना ही नहीं है, क्योंकि आपको डीएनए स्ट्रैंड तो ऐसे ऊपर से बनानी है, यहां से शुरू होगी, क्योंकि ये ओरिजिन पॉइंट है, शुरुआत वाला पॉइंट है। यहां से आप अपनी प्रोसेस को शुरू करोगे, अगर ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो इस तरीके का जाएगा, ये नीचे का कोई काम नहीं पड़ता है डीएनए का। तो क्या होता है, यहाँ पे एक प्रोसेस होती है, ये जो ओरिजिन पॉइंट है जिसे हम ओ नाम दे देते हैं, ये ओरिजिन पॉइंट, ये ओरिजिन पॉइंट से जो नीचे में डीएनए फ्रैगमेंट है, वो डीएनए फ्रैगमेंट को यहां पे तोड़ दिया जाता है। कैसे टूटेगा, कैसे, यहां पे ये जो डीएनए फ्रैगमेंट है, इसको जो नीचे वाला पार्ट है उसको तोड़ दिया जाता है। कैसे टूटेगा, आप कैसे डीएनए मॉलिक्यूल्स को तोड़ पाओगे? डीएनए अटैच किससे होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। सो ये जो डीएनए स्ट्रैंड है वो न्यूक्लियोटाइड से बनी होगी, जिसमें नाइट्रोजन बेस होगा और फॉस्फेट होगा, और उसके नीचे भी यहाँ पे एक और न्यूक्लियोटाइड होगा, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट वाला, और दोनों आपस से कनेक्टेड हो गए। ये वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अब किसी तरीके से अगर आपने ये वाला पार्ट, मतलब ये जो बॉन्ड है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तोड़ दिया, तो ऊपर वाला ऊपर में रह गया और नीचे वाला नीचे, मतलब ये दोनों में गैप आ गई, टूट गए दोनों भी, इनका कनेक्शन टूट गया। तो वही चीज यहाँ पे होती है, यहाँ पे जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ दिया जाता है। यहाँ पे जो डीएनए मॉलिक्यूल था उसका कौन सा बॉन्ड तोड़ दिया जाता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ पे तोड़ दिया जाता है। कौन तोड़ता है, तो एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस नाम का जो एंजाइम है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ देता है, और उसी के कारण यहां से ये जो ऊपर वाले ओरिजिन पॉइंट से लेके जो नीचे वाला स्ट्रैंड है वो सेपरेट हो जाता है। सो अब ये जो जितना भी यहाँ पे स्ट्रैंड है वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा।
यहाँ का पूरा स्ट्रैंड यहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि हमने ओरिजिन पॉइंट के नीचे वाला पार्ट वाला जो स्ट्रैंड है उसको हटा दिया है, कंप्लीटली हटा दिया है। कैसे हटाया हमने? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ के हटाया। और कौन किसने मदद किया? एंडोन्यूक्लियस नाम के एंजाइम ने मदद किया। ओरिजिन पॉइंट के नीचे वाला जो डीएनए होता है वो हमें ज़रूरत नहीं होती है, टेम्पररीली जो हमें उसे तोड़ना पड़ता है, और वो कौन तोड़ता है? एक एंजाइम है एंडोन्यूक्लियस, वो तोड़ देगा एक बॉन्ड को, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और ये वो बॉन्ड होता है जो दो न्यूक्लियोटाइड को अटैच होके रहता है, कनेक्ट करता है, और अगर वो टूट गया तो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में सेपरेट हो जाएंगे और डीएनए स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड से बनता है। न्यूक्लियोटाइड सेपरेट तो डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट। अब यहाँ पे हमारे पास इतना पार्ट है, इतना पोर्शन जो है हमें यूज करना, इतना पार्ट, उसी में हमें रिप्लिकेशन करना है। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। अब इसमें क्या करना है वो आता है नेक्स्ट स्टेप में आता है। आपको सेकंड स्टेप शायद समझ में आ गई होगी। इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने एक ओरिजिन पॉइंट लिया जो कि वो पॉइंट होगा जिससे हम अपना रिप्लिकेशन की शुरुआत करेंगे। ये यूकैरियोटिक सेल में ओरिजिन पॉइंट बहुत सारे होते हैं, मेनी यूकैरियोटिक्स, बहुत सारे यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट होते हैं। मतलब यूकैरियोटिक का डीएनए, जो अगर हम यूकैरियोटिक सेल के डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो यूकैरियोटिक का जो डीएनए होता है उसमें काफी सारे ओरिजिन पॉइंट्स यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक होगा, कहीं पे भी आप ले सकते हैं ओरिजिन पॉइंट। बट जो प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए होता है, जो कि सर्कुलर डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो डीएनए में सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट होता है जहां से आप ओरिजिन पॉइंट उसे बोल सकते हो, जहां से एक नया डीएनए स्ट्रैंड बन सकता है। सिर्फ एक ही पॉइंट होता है। मतलब प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक ओरिजिन पॉइंट है और यूकैरियोटिक में मैनी ओरिजिन पॉइंट है। ये आपको समझ में आया? अब नेक्स्ट स्टेप के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो थर्ड स्टेप होगी, और थर्ड स्टेप होती है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। अनवाइंडिंग का मतलब होता है ओपन अप करना, डीएनए मॉलिक्यूल को ओपन अप करना, ऐसा होता है। ये जो डीएनए मॉलिक्यूल था यहाँ पे उसको ओपन अप, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे इसको मिटा देते हैं सबसे पहले अपन। So let us consider कि we have this DNA strand। आपने जब भी ये ओरिजिन पॉइंट कंसिडर करते हैं, अपना ओरिजिन पॉइंट, आपने जब भी डीएनए को देखा होगा तो डीएनए में इस तरीके की लाइंस होती है, बीच में इस तरीके की लाइंस होती है। इसका मतलब क्या होता है ये अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं पता तो फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। ये एक स्ट्रैंड कंसिडर करते हैं, दूसरी स्ट्रैंड कंसिडर करते हैं। मैंने अभी बताया कि हर स्ट्रैंड जो है ये एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल से बनती है, तो इसमें नाइट्रोजन बेस होता है, यहाँ पे फॉस्फोरस होता है। सेम यहाँ पे भी होगा, एक स्ट्रैंड में यहाँ पे शुगर होगी, यहाँ पे फॉस्फोरस होगा और यहाँ पे नाइट्रोजन बेस होगा। ये नाइट्रोजन बेस होते हैं कुछ प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स ग्रुप वाले, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन होते हैं एडिनाइन ग्वानिन, पिरिमिडिन होते हैं थाइमिन साइटोसिन। सो हमेशा याद रखना प्यूरिन इज ऑलवेज पेयर्ड विथ पिरिमिडिन। तो एडिनाइन थाइमिन से डबल बॉन्ड से अटैच्ड होता है हमेशा, और ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है हमेशा। वैसा ही होगा, कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होगा। एडिनाइन थाइमिन से डबल बॉन्ड और ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड होता है। ये जो बॉन्ड होते हैं इसे हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है। These are the हाइड्रोजन बॉन्ड। वैसे यहाँ पे होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे एडिनाइन नाइट्रोजन बेस है तो यहाँ पे क्या रहना चाहिए फिर? थाइमिन। और ये कितने बॉन्ड से अटैच हो गए? डबल बॉन्ड। तो ऐसा ही होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होती है, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है तो समझ जाना यहाँ पे ग्वानिन होगा या साइटोसिन। सो इस तरीके की ये हाइड्रोजन बॉन्ड बीच में होती है, और इसलिए आप कभी भी डीएनए को देखोगे तो बीच में आपको ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा, एक लाइंस नजर आएगी, वो होती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो अगर क्या हो, आपने ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया। जब आप हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करोगे, मान लो हम ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देते तो इट मीन्स आपने ये स्ट्रैंड को सेपरेट किया और ये स्ट्रैंड को सेपरेट किया। तो अगर आपको स्ट्रैंड को सेपरेट करना है तो आपको सिंपली क्या करना है? हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। सो यू हैव टू जस्ट ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड टू सेपरेट द और टू अनवाइंड द डीएनए स्ट्रैंड। सो अब क्या होता है, ध्यान दो,
अब बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पे एक एंजाइम आता है, एक एंजाइम आता है जिसका नाम है डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज नाम का एंजाइम आता है और वो एंजाइम यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देता है। ये यहाँ पे कंसिडर करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट गए। सो दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि यहाँ पे तोड़े गए। सो यहाँ पे अब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो ये सेपरेट हो जाएगा, ये जो स्ट्रैंड है ये स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि अभी ये दोनों आपस में मिक्स तो नहीं रहेंगे, कनेक्टेड नहीं रहेंगे, क्योंकि इनका कनेक्शन जो है, बॉन्ड जो है वो टूट चुका है। सो यहाँ पे ये सेपरेट रहेंगे, इस तरीके का सेपरेशन हो जाएगा इनका। बट काफी टाइम से ये लोग इस तरीके की मतलब डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में मौजूद थे, तो इसीलिए चांसेस ये है कि अगर हमने ये बॉन्ड को भी भले ब्रेक कर दिया है तो भी ऐसा हो सकता है कि ये वापस से, ये जो डीएनए स्ट्रैंड है ये वापस से इस तरीके की हो जाए, क्योंकि बहुत सालों तक इस तरीके का कॉइल्ड स्ट्रक्चर रहने के, मतलब बहुत दिनों से ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर में थे और एकदम से अगर आपने इन दोनों को सेपरेट भी कर दिया तो भी कुछ देर के बाद में ये इस तरीके का स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली एक्वायर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं होने देना है, इसीलिए हमें ये जो डीएनए स्ट्रैंड ओपन अप हुई है इसके दोनों एंड्स को पकड़ के रखना पड़ता है इस तरीके से ये दोनों भी एंड जो है इसको सेपरेटली अटैच, मतलब पकड़ के रखना पड़ता है ताकि ये आपस में फिर से इस तरीके का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर्म ना करे। सो कैसे हो पाएगा मुमकिन इसे पकड़ के रखना? सो यहाँ पे एक एंजाइम यहाँ पे अटैच हो जाता है, डीएनए के एंड पे यहाँ पे एक एंजाइम अटैच हो जाता है। ये एंजाइम को बोला जाता है, इसे कहते हैं एसएसबीपी। एसएसबीपी का फुल फॉर्म है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, इसे कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। इसे डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन भी कहते हैं, बट सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो यहाँ पे स्ट्रैंड के एक एंड पे, दोनों स्ट्रैंड के एक एंड पे अटैच हो जाता है ताकि ये जो स्ट्रैंड है ये वापस से रिकॉइल ना हो, इसीलिए। सो अभी हमने अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए कर लिया। हमने क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ दिया, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने से ये दोनों भी जो यहाँ पे स्ट्रैंड थी वो सेपरेट आउट हो गई, और सेपरेट आउट होने के बावजूद ये काफी दिनों से ऐसे कॉइल्ड होने के कारण मे बी वो अगर उनको पकड़ा नहीं गया रहता तो यहाँ पे वो फिर से रिकॉइल हो गई रहती। और ये ऐसा नहीं होने देने के लिए हमने ये जो एंड है यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक प्रोटीन, सॉरी एक एंजाइम जिसे हम कहते हैं, एक प्रोटीन ही है वो, एसएसबीपी एंजाइम जिसे हम कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। सो इसके आ जाने से वहां पे ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है ये एक अलग तरीके का स्ट्रक्चर नजर आता है, इन्वर्टेड वाई शेप। इसको अगर आप सीधा करते हो तो एक वाई शेप स्ट्रक्चर, बट ये उल्टा वाई की तरह नजर आता है, इसलिए बोलते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये इन्वर्टेड वाई शेप स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है। सो ये जो स्टेप है ये हमारी थर्ड स्टेप थी जिसे हम कहते थे अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। नाउ वी हैव टू मूव टू फोर्थ स्टेप। सो जो फोर्थ स्टेप है उसका नाम है, उसे कहते हैं रिप्लिकेटिंग फॉर्क। रिप्लिकेटिंग फॉर्क यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। व्हाट इज रिप्लिकेटिंग फॉर्क? देखो बेटा, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, देखो ये जो पॉइंट है, इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले पूरा डीएनए एक दूसरे से अटैच था, मतलब एक दूसरे से कॉइल्ड था, अटैच था, ताकि क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड थे ना, हाइड्रोजन बॉन्ड थे इसलिए एक दूसरे से अटैच था। बट ऐसा पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहां से स्ट्रैंड सेपरेट हो चुकी है, अटैच नहीं है, जहां एक ऐसा पॉइंट जहां से स्ट्रैंड सेपरेट हो चुकी है, वो पॉइंट को कहते हैं रिप्लिकेटिंग पॉइंट। रिप्लिकेटिंग फॉर्क कहते हैं उसे, रिप्लिकेटिंग फॉर्क। एक ऐसा पॉइंट जहां से ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट चुके थे और अब वो ब्रेक होने के कारण ये जो स्ट्रैंड है ये सेपरेट हो चुकी है, और ये ऐसा पॉइंट जहां से स्ट्रैंड सेपरेट हो चुकी है, जैसे कि ये पॉइंट है, यहां से पूरी स्ट्रैंड सेपरेट हो चुकी है, वो पॉइंट को कहते हैं रिप्लिकेटिंग फॉर्क। चलो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। दिस इज द फोर्थ जो कि हमें समझना था। उसके बाद में यहाँ पे फिफ्थ जो स्टेज है वो ये है, उसे कहते हैं सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड।
नई स्ट्रैंड कैसे बनाएंगे या कैसे बनेगी नई स्ट्रैंड, यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे नई स्ट्रैंड बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डीएनए में पोलैरिटी होती है। डीएनए एक फॉर एग्जांपल ये 3' एंड है तो उसका दूसरा एंड होता है 5'। फिर इसके ऊपर में जो दूसरी स्ट्रैंड होती है तो ये एंटी पैरेलल भी होता है। डीएनए एंटी पैरेलल क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर 5' है तो ये स्ट्रैंड का एंड रहेगा 3'। यहाँ पे 3' एंड है तो दूसरे स्ट्रैंड का एंड रहेगा 5'। तो ये एंटी है, अपोजिट है, अपोजिट और पैरेलल होती है, इसलिए एंटी पैरेलल स्ट्रैंड कहते हैं डीएनए को। और पोलैरिटी होती है, 2 पॉइंट्स होते हैं उसके पास। कंसिडर करते हैं दिस इज द, ये जो पॉइंट है ये है 3' एंड, और ये जो स्ट्रैंड है ऊपर में यहाँ पे ये आ गया उसका 5' एंड। नाउ दिस इज 3' एंड और ये रहेगा उसका 5' एंड। सो यहाँ पे इस तरीके का हमारा जो ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड है यहाँ पे पोलैरिटी वहाँ पे मौजूद है। अब क्या होता है, अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आता है जिसे हम कहते हैं आरएनए प्राइमर। एक मॉलिक्यूल आता है जिसे आरएनए प्राइमर कहा जाता है। आरएनए प्राइमर ये एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है, एक छोटा सा आरएनए का हिस्सा होता है। ये क्या करता है, ये जो न्यूक्लियोटाइड हमने एक्टिवेट किए थे उनको अरेंज करता है प्रॉपरली। आरएनए प्राइमर इसे कहते हैं। आरएनए प्राइमर का काम होता है प्रॉपरली अरेंज करना। प्रॉपरली का मतलब क्या है, अगर एडेनाइन यहाँ पे तो बरोबर आरएनए प्राइमर एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड लगाएगा जिसका नाइट्रोजन बेस क्या रहेगा, थाइमिन। क्योंकि हमें पता है कि थाइमिन एडेनाइन थाइमिन के साथ अटैच होता है बाय डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे ये जो इस तरीके का जो सेंस है वो आरएनए प्राइमर ही लगा सकता है। सो आरएनए प्राइमर अरेंजमेंट के लिए काम में आता है। अब हमें नई स्ट्रैंड बनानी है तो आरएनए प्राइमर को अटैच करना पड़ेगा, और हमेशा याद रखना आरएनए प्राइमर 3' एंड पे अटैच होता है। सो यहाँ पे ये है 3' एंड, बट यहाँ पे ये 5' एंड है, तो आरएनए प्राइमर कहाँ अटैच होगा, कंसिडर करेगा वो ये वाला जो एरिया है वो 3' एंड है। तो यहाँ पे भी आरएनए प्राइमर अटैच हो चुका है। नाउ अब क्या होगा, अब यहाँ पे नई स्ट्रैंड बनाने की प्रोसेस शुरू होगी। मतलब जो हमने यहाँ पे जो न्यूक्लियोप्लाज्म था हमारा, उसमें जो हमने न्यूक्लियोटाइड अरेंज किए थे, न्यूक्लियो एक्टिवेट किए थे न्यूक्लियोटाइड को, उनको यहाँ पे लाया जाएगा और यहाँ पे इस तरीके से धीरे धीरे इनको अरेंज किया जाएगा। जैसे यहाँ पे एडेनाइन है तो यहाँ पे थाइमिन वाला न्यूक्लियोटाइड लगेगा। इस तरीके से आप धीरे धीरे देखोगे कि आरएनए प्राइमर जो है एक नई स्ट्रैंड बनाते हुए जाएगा ऊपर की तरफ, और यहाँ से भी एक नई स्ट्रैंड बनते हुए आएगी इस तरीके से। और ये जो अब नई स्ट्रैंड बनी है इसकी पोलैरिटी अपोजिट रहेगी, क्योंकि ये जो स्ट्रैंड है ये 3' एंड है तो ये एंड रहेगा इसका 5' एंड, और अगर ये 5' एंड है इस स्ट्रैंड का तो ये वाला रहेगा उसका 3' एंड। तो ऐसे अपोजिट पोलैरिटी रहेगी। और ये जो अभी नई स्ट्रैंड बनी है ये इसका कौन सा एंड था, ये 5' है तो ये 3' रहेगा, तो ये 5' एंड नई स्ट्रैंड का, और ये रहेगा 3' एंड। सो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक नई स्ट्रैंड बनी है, यहाँ पे भी नई स्ट्रैंड बनी है, बट यहाँ पे फ्रैगमेंट्स में बनी है। न्यू स्ट्रैंड बनी तो है बट यहाँ पे फ्रैगमेंट्स में बनी है न्यू स्ट्रैंड। सो ये जो न्यू स्ट्रैंड फ्रैगमेंट में बनती है तो उसको क्या नाम है वो हम आगे पढ़ेंगे। बट ये जो प्रोसेस है, ये जो स्ट्रैंड बनने की प्रोसेस है, न्यू स्ट्रैंड बनने की प्रोसेस है, ये प्रोसेस एक एंजाइम के मदद से होती है, और उस एंजाइम को कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो कि मदद करता है आरएनए प्राइमर को फटाफट न्यूक्लियोटाइड लगाने में। तो यहाँ पे धीरे धीरे आप देखोगे कि यहाँ पे बॉन्ड्स क्रिएट होते जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते जाएंगे, एडेनाइन थाइमिन से ज्वाइंट होगा, और ऐसे काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक नई स्ट्रैंड बनेगी डीएनए की, और वो पुराने स्ट्रैंड के साथ कॉइल्ड मतलब कनेक्टेड होगी इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड से। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है एक ऐसी स्ट्रैंड बनी है जो कि फ्रैगमेंट्स में एक नई स्ट्रैंड बनी है, बट डीएनए की स्ट्रैंड फ्रैगमेंट्स में तो रहती नहीं है। सो ये जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, जो नई वाली कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनी है, उसे कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, उसे लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और ये जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है उसे कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड मतलब वो जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनी है, लैगिंग स्ट्रैंड मतलब वो जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनी है उसे कहते हैं। अब क्या होता है, ये जो छोटे छोटे डीएनए नए स्ट्रैंड के जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट है, इनको नाम है, इन्हें कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ओकाजाकी साइंटिस्ट थे
और उन्होंने बताया था कि ऐसे बनता है डीएनए में, सबसे पहले फ्रैगमेंट्स बनता है नए वाले स्ट्रैंड का। तो जो फ्रैगमेंट्स उनको ओकाजाकी नाम दिया गया। अब ये फ्रैगमेंट्स हमेशा के लिए फ्रैगमेंट्स नहीं रहते, एक लिक्विड से ये ज्वाइंट हो जाते हैं। एक लिक्विड आता है यहाँ पे और वो लिक्विड इनको ज्वाइन कर देता है और वो लिक्विड का नाम होता है डीएनए लाइगेज। तो इसका मतलब ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स डीएनए लाइगेज नाम के एंजाइम से चिपक जाता है एक दूसरे से। सो जैसे कि यहाँ से कनेक्ट हो गए, ये कनेक्ट हो गए, तो इस तरीके का कनेक्शन यहाँ पे बना देता है कौन सा एंजाइम, डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज ये जो फ्रैगमेंट्स थे उनको चिपका देता है एकदम अच्छी तरीके से और ये पूरा एक नया स्ट्रैंड, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन जाता है। और इसके बाद में यहाँ पे ये जो नया स्ट्रैंड है वो पुराने स्ट्रैंड से कनेक्टेड भी है। इसके बाद में अब बारी आती है, अब हमारा डीएनए स्ट्रैंड तो बन चुका है, अब आरएनए प्राइमर की कोई ज़रूरत नहीं है। आरएनए प्राइमर को हटाना पड़ता है, आरएनए प्राइमर को हटाना पड़ता है और आरएनए प्राइमर हट जाता है। तो यहाँ से आरएनए प्राइमर चले गया, यहाँ से भी चले गया। थोड़ी जगह आरएनए प्राइमर ने जो जगह ली थी उस जगह पे भी थोड़े न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज किए जाते हैं। और ये किसके कारण हो पाता है? बिकॉज ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज के कारण ये जो आरएनए प्राइमर था उसके जगह पे थोड़े बहुत न्यूक्लियोटाइड अरेंज किए जाते हैं। यहाँ पे भी सेम वैसे ही होगा। अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पे नई स्ट्रैंड बन चुकी है, यहाँ पे भी नई स्ट्रैंड बनी है, ये पुरानी स्ट्रैंड है और ये ओल्ड स्ट्रैंड है। आरएनए प्राइमर जा चुका है और डीएनए पॉलीमरेज के कारण पूरी नई स्ट्रैंड यहाँ पे बन चुकी है। अब बारी आती है फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल की, डॉटर स्ट्रैंड की। अब ऊपर वाला पार्ट जो है यहाँ से हट जाता है, रिमूव हो जाता है। अब ये जो होता है, नई स्ट्रैंड और पुरानी स्ट्रैंड आपस में कॉइल्ड अप होती है। ये जो नई स्ट्रैंड है और पुरानी स्ट्रैंड है वो आपस में कॉइल्ड अप होती है। कैसे? तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है और वो एंजाइम का नाम है डीएनए गायरेज। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंजाइम? डीएनए गायरेज। सो यहाँ पे हम नए पेज पे देखते हैं। तो ये जो यहाँ पे एक ओल्ड स्ट्रैंड बनी है एक न्यू स्ट्रैंड बनी है विथ ओल्ड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। यहाँ पे इस तरीके से सेम चीज यहाँ पे भी हमने देखा कि एक ओल्ड स्ट्रैंड और एक न्यू स्ट्रैंड ऐसी बनी थी। बट ये जो स्ट्रैंड है ये डीएनए की तरह दिख नहीं रही है क्योंकि ये डबल हेलिक्स फॉर्म नहीं हुआ है। अब यहाँ पे डबल हेलिक्स फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ वन एंजाइम कॉल्ड डीएनए गायरेज। और डीएनए गायरेज के कारण, जिसे हम दूसरा नाम भी उसे टोपो आइसोमरेज भी कहते हैं, कोई बुक में दिया होगा टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज के कारण क्या होता है, ये जो स्ट्रैंड है जिसमें हाफ ओल्ड है हाफ न्यू है, तो ये स्ट्रैंड आपस में कॉइल्ड अप होती है, जिसे हम डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर लेना कह सकते हैं। तो ये स्ट्रैंड जो है, जो स्ट्रेट स्ट्रैंड है, अब ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ले लेंगी इस तरीके की और यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट हो जाएगा। सेम स्ट्रैंड के साथ ये सेम चीज़ ये वाले स्ट्रैंड के साथ भी होगी, ये भी डबल हेलिक्स ले लेगी और इस तरीके का स्ट्रक्चर बना देगी। सो आपको अभी एक डीएनए से दो डीएनए मिले हैं और दो डीएनए में 50% न्यू वाली है तो 50% ओल्ड वाली स्ट्रैंड है। तो ये जो दो स्ट्रैंड है वो डॉटर डीएनए बोलते हैं, उसे डॉटर डीएनए स्ट्रैंड कहते हैं। और ये डॉटर डीएनए स्ट्रैंड में अगर आप देखोगे 50% नया स्ट्रैंड है, 50% पुराना है। नया स्ट्रैंड येलो कलर से बना है और वो इसलिए बन पाया, और इस प्रकार के मैकेनिज्म को हम सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं क्योंकि 50% ओल्ड यहाँ पे है और सिर्फ ओल्ड 50% ही कंजर्व कर पाया खुद को, इसलिए ये प्रकार के मैकेनिज्म को हम सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं। और यहाँ पे आपने फाइनली पढ़ लिया कि व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन एंड हाउ इट विल परफॉर्म। If you have any doubts and queries, please write in comment section और चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत अच्छा लगता है अगर लोग जुड़ते हैं मेरे साथ। तो अगर मेरे पढ़ाने की तरीके अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मैं जानता हूँ कि काफ़ी लंबे वीडियोस है, बट ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ तो घर पे भी सकते हो, आप यहाँ समझने आते हो। आई होप कि मैंने आपको ये टॉपिक समझाया होगा। कोई भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय बाय। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।